नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद दिल्ली में अनलॉक 3 लागू कर दिया गया है। इन सब के बीच तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां भी केजरीवाल सरकार तेजी से कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की सरकार ने फैसला किया है कि वो 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स की भर्ती करेगी और ट्रेनिंग देगी, अगर तीसरी लहर आई तो उससे निपटा जा सके। केजरीवाल सरकार के इस फैसले को हम मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। आज की हमारी बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का ऐलान। तीसरी लहर को देखते हुए बनाया मास्टर प्लान। हेल्थ असिस्टेंट्स की दिल्ली सरकार करेगी भर्ती। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स की होगी भर्ती। रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा अटैक करेगी, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है। दिल्ली सरकार ने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल सरकार जहां लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, तो ही अब हेल्थ असिस्टेंट्स की भर्ती करने का भी फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स की भर्ती करेगी और इनको ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयावह थी कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए केजरीवाल सरकार ने प्लान बनाया है कि 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स की भर्ती कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और जब जरूरत पड़ेगी तब उनको बुलाया जाएगा। जितने दिन 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स काम करेंगे, उतने दिन का वेतन उनको दिया जाएगा। मतलब साफ है, केजरीवाल सरकार तीसरी लहर के मद्देनजर किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटना चाहती, इसलिए अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर बात करने के लिए हमारा खास पैनल जुड़ रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और किशोर झा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुभेंदु शेखर जी, 5000 हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती होगी। आप लोग लगातार ये आवाज़ उठाते हैं कि तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे, हमारे पास लोग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर अब तो कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि ये लोगों को ले रहे हैं, 5000 लोगों को ले रहे हैं, पर मेरा इस पे ये कहना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, सपोज करिए आज नवंबर में आती है, 20 दिन के लिए पीक आता है, और इनको आपने आज ट्रेनिंग दी है, नवंबर तक क्या करेंगे ये? और ये जो लोग हैं, जनता है, जो पब्लिक है, ये बहुत यंग पब्लिक है। अभी जैसे ये लोग सिविल डिफेंस में लोगों को लेते हैं, उस पर क्या कर रहे हैं कि 20 दिन की सर्विस दी, 25 दिन की दी या 50 दिन की दी। एक तो जब उनका ये अपॉइंटमेंट होता है, सिविल डिफेंस के अंदर बात कर रहा हूँ, 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक वो पैसा दिया जाता है रिश्वत में, तब एसडीएम ऑफिस उसको अपॉइंट करता है। हाँ। इतना पैसा जब छोटा गरीब आदमी जिसको 22,000 रुपए मिलने हैं, 863 रुपए, 763 रुपए इनको एक दिन का मिलता है। मेरा ये कहना है कि यदि दिल्ली की पब्लिक को, दिल्ली के बच्चों को, यंग बच्चों को आपको इसमें इन्वॉल्व करना है, तो उनको दूरगामी प्रोग्राम देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में रखने के लिए, सपोज करिए हमने आज ट्रेनिंग दे दी और उसके बाद तीसरी लहर आई नहीं, जैसे आपने पिछले डिस्कशन में डॉक्टर्स आए थे, आपने बताया था कि हो सकता है कि ना आए, सबका वो हो जाए, तो इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे तो लंच में पड़े रहेंगे। मेरा कहना है कि केजरीवाल जी को कुछ पक्की प्रोग्राम बनाना चाहिए, जिसको बेसिस पे ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सके। नहीं तो ये हम तो नहीं कर सकते ना शुभेंदु जी। ये तो अब तैयारी ना करे सरकार तो दिक्कत, तैयारी कर रही है तो दिक्कत। अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो इनका क्या होगा? अरे भाई, अब तैयारी तो करनी पड़ेगी, लोगों को भर्ती तो करना ही पड़ेगा, अपॉइंटमेंट तो देना ही पड़ेगा। किशोर झा जी,
यहाँ पर शुभेंदु शेखर जी कह रहे हैं कि भाई इन बच्चों का क्या होगा, उनको पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पर। ये सारे जी सवाल ये सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार जिस सीरियसनेस के साथ तीसरी लहर की तैयारी कर रही है, उस पे कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके से। चाहे वो ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता को बढ़ाना हो, चाहे नए टैंकर्स बढ़ाने हो और जो क्रायोजेनिक टैंकर्स खरीदने हो, या अलग अलग हॉस्पिटल्स में पीएसए का इंस्टॉलेशन हो, हर मोर्चे पे सरकार लगातार काम कर रही है। पिछली वेव ने हमें कुछ सीख दी है, जिन सीखों के कारण जो है उनसे सीख के हमें इस वेव की जो एक्सपेक्टेड है, जो आ सकती है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत जो है सरकार ने ये फैसला किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम अधिकारियों ने, कि भाई हमें अगर तीसरी वेव आती है तो उससे निपटने के लिए समुचित मात्रा में हमारे पास ट्रेन्ड पैरामेडिक्स, नॉन मेडिकल स्टाफ, ट्रेन मेडिकल स्टाफ हमारे पास प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। ठीक है। तो इसी क्रम में जो है ये 5000 बच्चों को, 5000 लोगों को ट्रेन करके और उनको किसी भी आपदा की स्थिति के लिए तैयार करने की कोशिश में जो है केजरीवाल जी ने ये दो कदम बातें यहाँ उठाया पर है। शुभेंदु जी और ने मुझे बोली लगता है, कि विपक्ष को दो बातें इसके उन्होंने बोली है ऊपर- किशोर झा जी। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए तीसरी लहर नहीं आती तो इन बच्चों का क्या होगा, और अभी हम मान लीजिए कल से उनकी ज्वाइनिंग कराते हैं तो लहर तीसरी वेव आने में टाइम लग जाए, तब तक इन बच्चों का क्या होगा, ये क्या करेंगे? देखिए, हमें अभी हम एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है पूरे देश में, उसका समाधान नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम जो समाधान कर रहे हैं वो कोरोना की तीसरी वेव जी लड़ने कर रहे हैं। हाँ। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी ये है, हम रोज जो मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने और उनकी तमाम नीतियों की वजह से देश में विकराल बेरोजगारी का आलम है, उस समस्या के समाधान के लिए हम नहीं बैठे हुए। हम इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर भगवान ना करे, हम तो ये चाहते हैं कि तीसरी वेव ना आए, लेकिन अगर वो वेव आती है तो उस वेव की तैयारी के लिए हमने ये कदम उठाया है, सरकार ने ये कदम उठाया है। और मेरा ये मानना है कि भाजपा के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप राजनीति ये करने की जरूरत नहीं है। उन्हें इस कदम का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश में इकलौती सरकार है, देश में इकलौते मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने इस सीरियसनेस के साथ जो है कोरोना की तीसरी वेव से लड़ने की तैयारी लगातार पिछले कुछ दिनों से उनकी जारी है, अलग अलग मोर्चों। शुभेंदु जी जवाब दीजिए भाई, इसमें राजनीति क्यों करनी है? अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अभी वो रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी तो वो कोरोना की तीसरी वेव पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैंने सबसे पहले क्या कहा कि जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। पहला सेंटेंस ही मैंने चालू किया था, इनको बधाई दिया था कि आपको इस तरीके से तैयारी, कम से कम इस बार तो तैयारी कर ही लीजिए। पिछली बार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जब खत्म हो गया तब हेल्पलाइन नंबर आया, जब हेल्पलाइन नंबर आया तो काम नहीं किया। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर परिवार में सरकारी नौकरी के नाम पर, इस तरीके की अपॉइंटमेंट के नाम पर, जो यूथ के साथ एक बहुत बड़ा क्या कहें दुर्भाग्य है उनका कि वो गरीब है और उसको इस तरीके की नौकरी चाहिए और आता भी है, पर वो लक्ष्य पे रहता है कि हमारी कब अपॉइंटमेंट आएगा, कब हमारी कॉल आएगी, और इस चक्कर में वो कहीं किसी जगह पे जॉब भी नहीं ज्वाइन करता, ना ही कोई अपना उद्यम ज्वाइन करता है। मैं एक बड़े प्रोस्पेक्टिव के बीच में कह रहा हूँ कि सपोज करिए आज आपने ट्रेनिंग दे दी, 15 दिन की ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग के पैसे भी दे दिए आपने, ठीक है, पर ये दिसंबर में आती है तो 4 महीने तक क्या इनको रिटेन कैसे करेंगे? जो लोगों को आपने आज ट्रेनिंग दे दी उनकी कोई पक्की नौकरी लगी तो चले जाएंगे। मेरा ये कहना है कि ये सब अफरा तफरी में प्रोग्राम बनाए गए हैं, इसको थोड़ा समझ के बनाते। बहुत सारे एनसीसी के लोग हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स आएंगे, आपको आप कहिए कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको इस समय पे कुछ ऐसे लोग चाहिए, उसकी लिस्ट बनाए, बहुत सारे लोग आएंगे। और दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस पीछे वाले जो कोरोना पीरियड में लगभग 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, या लूट हुई है सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के नाम पर, उसी तरीके से ये भी कुछ हो जाएगा। तो मेरा बार बार ये कहना है कि वो 1000 करोड़ का ठीक है, दिक्कत ना है,
ठीक है। इसलिए इसमें ऐसे लोगों को जो चिंताएं हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस भ्रष्टाचार हैं, के होमगार्ड के लोग हैं, वो बड़ी होमगार्ड के लोग क्या इतनी काम कर रहे हैं खोखली इस समय है। बताइए ना। ये खाली केवल इसी बैठे हैं, दावे उनको ट्रेनिंग दे केवल इसी दीजिए, बात से उनको तो सरकार से आप पैसा समझ भी आता सकते है हैं। और वो 5,000 से ज्यादा फिगर है, उनको बैठाल के रखा हुआ है। चूंकि चुनावी वर्ष है, इसमें यंग बच्चों को किसी तरीके से हम वो पैसा दे के और उनको नौकरी लगा के हम उनको अट्रैक्ट करें, ये केजरीवाल जी का प्रोग्राम है। अच्छा। मेरा ये कहना है कि इस समय पर हाँ। होमगार्ड के पास, इनके पास लगभग 35,000 लोग होमगार्ड के हैं, उनको इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि वो सभी हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकें। भ्रष्टाचार और पैसा बड़ा भी मुद्दा देना। उठाया यहाँ पर शुभेंदु जी ने। 1,000 करोड़ चुनाव 1,000 करोड़ जो वॉलंटियर की बात कर रहे हैं उसमें 1,000 करोड़ का वहां पर घोटाला हुआ, क्या ये उसमें तब्दील नहीं हो जाएगा, ये बात बड़ी उठाई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि भाई और लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या चुनावी एजेंडे के तौर पर भर्ती किया जा रहा है क्या? जवाब दीजिए किशोर झा जी। जी देखिए, इनका जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो इतनी पूरी इस तरीके से वो खोखला है कि वो अपने दावे के सपोर्ट में कुछ और नहीं कह पाए। केवल इन्होंने एक रैंडम फिगर बता दी कि 1,000 करोड़ का घोटाला है। मेरे पास कैलकुलेशन है, मैंने ही मुद्दा उठाया है, पुलिस आपके मैं ही पास बता है, सकता हूँ। तमाम एजेंसियां आपके पास है, आप जब चाहें इसकी शिकायत वहां करके और जांच करवा सकते हैं। और आप ये पहले सर भी मैं करवा कैलकुलेट चुके करा हैं। देता हूँ अभी, और आपकी सीबीआई इतने बड़े चैनल पे अलग कैलकुलेट अलग करा मौकों देता पे हूँ। हमारी सरकार को ईमानदारी का प्रमाण पत्र आपकी ही सीबीआई और ईडी ने अलग सर अलग मैं चैनल पे 3 मिनट के अंदर आपको कैलकुलेट करा दूंगा। हाँ अवस्थी जी आता हूँ, बात पूरी कर लें दीजिए। हाँ मैं चाहूंगा कि मुझे प्लीज 1 मिनट का टाइम दीजिए। बोलिए मैं बोलिए झांसी इनकी बोलिए। बात का जवाब देना चाहूंगा। जी, तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक चीज कही कि भाई आपके पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं या और वो हैं, वहां से आप रिक्रूट कर सकते हैं। देखिए, ये पैरामेडिकल स्टाफ जो है, जो कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये एक स्पेशलाइज जॉब होगी, ये कोई रैंडम ऐसी जॉब नहीं है। देखिए, वहां पे एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट की गई है कि भाई 12th पास होना चाहिए। वहां पे एक सीरियस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और उन लोगों को वेल ट्रेंड करके एक तरीके से उनके भविष्य में उनको रोजगार प्राप्त करने में भी ये ट्रेनिंग मदद करेगी। कोरोना की तीसरी वेव से तो लड़ने में मदद करेगी, लेकिन उनको भविष्य में रोजगार वो ढूंढ सकें, वो कर सकें, कहीं एक स्किल जो है उनके अंदर एक तरह से तैयारी कर लेंगे वो। हाँ ठीक है, तैयारी की जाए जी। और तीसरी बात जो इन्होंने कही कि भाई इनकी तैयारियां कैसी हैं, तो उसके संबंध में मैं इनको एक चीज बताना चाहूंगा जी कि जब पूरा देश कोरोना की चपेट में है, लेकिन दिल्ली को कोरोना ने बहुत बुरी तरीके से हिट किया था और इस विकराल तरीके से हिट किया था कि बहुत गंभीर संकट दिल्ली के ऊपर उत्पन्न हुआ था। लेकिन जिस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने, दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने और बाकी सब लोगों ने जिस तरीके से कोरोना की चुनौती से हमने लड़ाई की, उसका सामना किया, उसका परिणाम है कि आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट, जब पूरे देश का पॉजिटिविटी रेट अभी भी तकरीबन 10% के आसपास है, आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.2% है, मात्र। नहीं किशोर झा जी, ये जो पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में टाइम मिला, तो क्या उसमें किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की जा सकती थी क्या? इतना बुरा हाल दिल्ली का क्यों हुआ? क्योंकि लगातार विपक्ष यही बोलता है कि भाई आपने सीखा क्या था, आपने देखा क्या, तैयारी क्या की? देखिए, अगर हमारी तैयारी नहीं होती, हमने तैयारी नहीं की होती, तो आप यकीन मानिए जिस फोर्स के साथ दिल्ली को कोरोना ने हिट किया था, हम इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। कुछ मोर्चों पे जहां पे देखिए, आप जहां पे आप गौर कीजिए, जहां ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का मसला केंद्र सरकार के पास था, वहां अफरा तफरी मची। रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाइयां हो या अन्य बहुत सारी जो है दवाइयां जिनकी इस कोविड ट्रीटमेंट में जरूरत थी, आज ब्लैक फंगस की दवाइयों का उदाहरण ले लीजिए। जो चीजें केंद्र सरकार के हाथ में थी, शुभेंदु जी, अफरा तफरी मची। घूम फिर कर देखिए वो केंद्र सरकार पर आ गए, भाजपा शासित राज्यों में भी हाँ, मची और ठीक है, अन्य राज्यों में दीजिए जवाब दीजिए अवस्थी लेकिन जी। वहां पे आप देखेंगे कि उस विफलता के पीछे सीधा वो केंद्र सरकार को डाल देंगे। दिल्ली में पानी नहीं है तो हरियाणा सरकार नहीं दे रही है,
जबकि इन्होंने कहा था कि मेरे पास इतनी ऑक्सीजन है कि कोई हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इन्होंने हमको कहा था कि हम 1 साल दीजिए, मैं यहाँ पे पानी इतना दे दूंगा कि हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। 5 साल हो गए उसके लिए। तो केजरीवाल जी हैं, मैं इनको एक चीज बताता हूँ, आज 3,500 लोग संक्रमित हैं और 9,000 इनके आज की ऑफिशियल देख लीजिए, 9,000 कंटेनमेंट जोन है। क्यों भाई? 3,500 लोगों के ऊपर 9,000 कंटेनमेंट जोन क्यों? जितने लोग होंगे उससे ज्यादा कंटेनमेंट जोन बन ही नहीं सकते। और हर जगह पे 2 आदमी लगे हुए हैं सिविल डिफेंस के, तो कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, यही से प्रूफ हो रहा है। हाँ। और यदि मैं कैलकुलेशन कर दूं 1,000 करोड़ की, तो यहाँ पे जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ। हमने उसको PIL भी लगाई है और FIR भी कर रहे हैं केजरीवाल जी के, मैं ही कर रहा हूँ उसके ऊपर। मेरा ये कहना है कि ये बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही है कि यदि 3,500 लोग संक्रमित हैं, उसके ऊपर 8,500 कंटेनमेंट जोन बना के रखा हुआ है आपने, तो वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? क्या कर रहे हैं? जहां पे कोई आदमी संक्रमित नहीं है, वहां सिविल डिफेंस के लोग एक दिन के अंदर 763 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे ही इसमें भी होने वाला है। हाँ, कि बच्चे जो आएंगे वो खाली बैठे रहेंगे और पैसे उनको दिए जाएंगे बिना बात के। आप ये बात कह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल नहीं कहा है। किशोर झा, रुपए का घोटाला किया। ठीक है किशोर झा, तो ये एक तरह का घोटाला होगा। हाँ, ये इनके हिसाब से सब कुछ घोटाला है। इनके हिसाब से जहां जहां दिल्ली सरकार जनता के हित में, दिल्ली के लोगों के हित में काम कर रही है, वो सब कुछ इनको घोटाला नजर आएगा। नहीं किशोर झा जी, यहाँ पर शुभेंदु जी का पॉइंट ये है कि आपने प्लानिंग सही से नहीं की है। ये केवल आनंद फानंद में एक फैसला ले लिया गया है कि भाई भर्तियां की जाएंगी, लेकिन उसको आगे कैसे जमीन पर उतारा जाएगा उसकी प्लानिंग नहीं की गई है। देखिए, प्लानिंग पूरे तरीके से करने के बाद ही कोई डिसीजन सरकार लेती है। विदाउट प्लानिंग दिल्ली सरकार ने कभी ना कोई डिसीजन लिया ना आगे लेगी। प्लानिंग ये है कि अगर पूरे देश में अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे तो ये व्यवस्थाएं, आपातकालीन व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसी नजरिए से आप इस चीज को भी देखिए कि दिल्ली सरकार ने आने किसी भी संभावित वेव जो आ सकती है, जो यूके में दिखना शुरू हो गई है, अन्य जगहों पे दिखना शुरू हो गई है, वो उस वेव से दिल्ली को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, दिल्ली जो है उससे परेशान ना हो, इस वजह से इन लोगों की भर्तियां की, इनको ट्रेन और उनको बाद में जो है इनको तैयार करके रखने की व्यवस्था की जा रही है। अब इस चीज में आप कमियां निकाल रहे हैं, इस चीज में आप घोटाला ढूंढ रहे हैं, तो ये भाई आपकी दिक्कत है। दिल्ली सरकार अपनी तैयारियां करेगी। अब कोई कहे कि भाई दिल्ली सरकार ने जो है तकरीबन 150 मीट्रिक टन से ऊपर की स्टोरेज कैपेसिटी बना दी, अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी ही नहीं तो स्टोरेज कैपेसिटी का हम क्या करेंगे? हाँ। तो भाई ये तो जो है कोई तर्क ही नहीं है, ये तो कुतर्क हुआ। हमें दिल्ली को पूरे तरीके से किसी भी संभावित वेव से, कोरोना की अगली वेव से निपटने के लिए तैयार करना है। शुभेंदु जी, आप ही राय दे दीजिए ना, आप ही सलाह दे दीजिए कि करें तो करे क्या। हाँ, आपके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है तो बताइए। मैंने अभी इनको क्या 2 सोल्यूशन दिए। पहला, इन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर कहा कि 450 टन की स्टोरेज कैपेसिटी हमने बना ली है, जबकि ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड अभी तक ये 926 मेट्रिक टन बता रहे थे, और तीसरी वेव आएगी जो इससे ज्यादा जाएगी। समझ में नहीं आ रहा कि अभी की क्या प्लानिंग है, फिर फेल हो जाएंगे। दूसरी चीज, इन्होंने जो दूसरी चीज करी कि हमारे यहाँ पे जो बेड की जो रिक्वायरमेंट आई, जो पर डे केसेस आए, वो 35,000, उन्होंने 30,000 के हिसाब से प्लानिंग करी है, जबकि इस सेकेंड वेव में ही 32,000 केसेस तो आ ही चुके थे 2-4 दिन के लिए भी जी। दोनों चीजों के ऊपर उनको लगभग इस समय पे यदि वर्किंग करनी है, मिनिमम एवरेज वर्किंग करनी है, तो 75,000 पेशेंट पर डे के हिसाब से वर्किंग करते हैं, तब ये काम आएगा। दूसरा चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेड लगाने से काम नहीं होगा। बेड तो किसी भी फर्नीचर मार्केट में हजारों रखे हुए हैं, कोई भी लगा सकता है। वेंटिलेटर जो इन्होंने 1165 वेंटिलेटर थे, उसकी संख्या इनको और बढ़ानी चाहिए। लगभग यदि इस बार 91,000 लोग संक्रमित हुए थे, तो उनको लगभग 25,000 लोगों को 1/4 लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता। शुभेंदु जी, ये सारी चीजें बढ़ा देंगे और हम डिबेट करेंगे जब, तब आप कहेंगे कि भाई अगर तीसरी वेव आई नहीं तो फिर उसका क्या किया जाएगा। सर सुन तो लो मेरी बात। जो हॉस्पिटल हैं हमारे, आज 5 साल से द्वारिका का हॉस्पिटल नहीं चालू हुआ, 4 हॉस्पिटल और खड़े हुए हैं। वहां तो वैसे भी लगाना है, आप लगा दीजिए ना उस चीज को पैसा देके। जो 5 साल से शीला दीक्षित जी पहले बना के गई हैं, उसको चालू नहीं कर रहे हो आप लोग। मेरा ये कहना है कि वहां पे इस समय पर अलग से बेड लगा के, रामलीला मैदान में या कहीं पे बेड लगाने से नहीं होगा। जो आपको इस पैसे को दिल्ली की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लगाइए, ना कि मोहल्ला क्लिनिक में।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में पैसा बर्बाद हुआ, उसी तरीके से दिल्ली में होमगार्ड है, 35,000 होमगार्ड दिल्ली सरकार के पास है। अब 35,000 होमगार्ड के पास कोई काम नहीं है, अब उनको आप ट्रेनिंग दे दीजिए ना, ये सब चीजें को करने को भी तैयार है, पैसा भी ऑलरेडी आप दे रहे हो, सैलरी जाती है उनकी, तो आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। किशोर झा जी जवाब पर उसको दीजिए। यूज नहीं कर रहे। देखिए, इनकी समस्या यही है, दिल्ली सरकार ने अपने हेल्थ बजट से इन दिल्ली में 7 हॉस्पिटल्स खड़े किए, कुछ कमीशन हो चुके हैं, कुछ प्रोसेस में है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे सवाल उठाए। मोहल्ला क्लिनिक, आप मेरी बात ना मानिए, आप इनकी बात ना मानिए, आपकी टीम को हम न्योता देते हैं। अभी पीछे मनोज तिवारी जी जो है अपने वादे से मुकर गए कि भाई वो मोहल्ला क्लिनिक हमारे साथ इंस्पेक्ट करेंगे। इनको लाइए, मोहल्ला क्लिनिक दिखाइए, और मोहल्ला क्लिनिक जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले के लोगों से मिलाइए, और फिर इन्हें पता चलेगा कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक ने दिल्ली वासियों को कितना फायदा पहुंचाया है। और ये अनर्गल आरोप लगाते रहे, कुछ 7 साल 5 साल पहले की फोटो उठा के आप उसको चलाते रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली वालों की बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ठीक है। रेवोल्यूशनरी। अवस्थी जी जवाब दीजिए। अलग अलग जगहों पे इसका जवाब देना चाहता हूं। 2 बात कही उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, ये अपना एजेंडा चलाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। एक पहले आपने कहा बहुत अच्छी हेल्थ सर्विस की, और इसमें एक वर्डोमीटर आता, वर्ल्ड का एक जो जिसने कोरोना के डेथ के ऊपर एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया, वर्ल्ड WHO भी उसको मानता है। उसमें वर्ल्ड का जो एवरेज है पर 10 लाख लोगों के बीच में वो 426 है, और इंडिया का 226 है, परंतु 10 लाख लोगों में दिल्ली का 1200 है। ये तो इनका सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, जिसको कह रहे थे बहुत अच्छा करा हमने। ये वर्डोमीटर आप देख लीजिएगा है, और वर्ल्ड के WHO भी उसको कैलकुलेशन करता है। 10 लाख लोगों के ऊपर 450 एवरेज है वर्ल्ड का, और इंडिया का 226 और दिल्ली का 1200। तो क्या कैलकुलेशन है, कितने लोग मरे, क्यों मरे, ये जानकारी आपको देंगे। दूसरा, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर एक डॉक्टर एक दिन में 433 लोगों को देखता है 4 घंटे में। ये इनकी खुद विजिलेंस वालों ने देखा है। 5,40,000 का बिल बनाया उसने, क्योंकि 75 रुपए उसको पर पर्सन के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा। डालते रहो। एक आदमी जो 4 घंटे में 534 लोगों को 533 लोगों को देखेगा, एक पेशेंट को 23 सेकंड देखेगा और उसको इलाज कर देगा। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सर, तो इनका है, मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से और टीवी चैनल, ये आंकड़े कहां से निकल कर आए हैं? सर, इनकी खुद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने निकाला है कि 75 लोगों का ये पैसे देते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। ठीक है। यदि कोई नहीं भी आएगा तो 75 लोगों को देंगे। उन्होंने दिमाग लगाया, और 40 रुपए उनको डॉक्टर को मिलता पर पेशेंट के हिसाब से। तो एक दिन में 533 लोगों को देख लिया, देख ही नहीं सकते 4 घंटे में। और उसके हिसाब से एक डॉक्टर की सैलरी 5,40,000 रुपए महीने की बनती है। और जो वहां का प्यून है जी, जिसको वो 6 रुपए के हिसाब से देते हैं, उसको 90,000 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, जल्दी से किशोर झा जी आप जवाब दे लीजिए, 10 सेकंड है मेरे पास, आखिरी वक्त बचा है, बोल लीजिए। डिपार्टमेंट दिया है हमारा। ठीक है किशोर झा जी बोल लीजिए, आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल शुभेंदु जी, समय नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5,000 हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती होगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इसमें भ्रष्टाचार है, चुनावी एजेंडा इसके पीछे है। तो क्या है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन तीसरी वेव हमारे सामने खड़ी है, और ऐसी भर्तियां अगर हो रही हैं तो इसका मास्टर प्लान कहा जा सकता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।